हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सी एम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एक क्लास 10th का जो हिंदी का बुक है, हिंदी साहित्य, उसमें से एक बहादुर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिनका लेखक है अमरकांत। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस चैनल पर अब क्लास 10th और 9th से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले बहादुर इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि अमरकांत सर इन्हें लिखा है, तो इनको बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा यानी बलिया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हुआ था। ठीक है, मतलब अमरकांत सर का जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। वह बलिया जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ हुआ था। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के से अधूरी रह गई। अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 ईस्वी से में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादक विभाग में नौकरी भी कर ली। ठीक है, तो ये तो अमरकांत सर का कुछ जीवनी था, उनको हम पढ़े हैं। अब बहादुर चैप्टर को शुरू करते हैं, चूँकि यह एक बहुत ही अच्छा पोर्सन है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, चूँकि प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से प्रश्न आते ही रहते हैं। जैसे कि है कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। ये लेखक कह रहे हैं कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर कि एक भारी दायित्व आ जाता है। किसी भी व्यक्ति पर जब जिम्मेवारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वह दायित्व में तो वह यानी जब उस पर दायित्व आ जाता है तो वह सहसा गंभीर हो जाता है। वह मतलब सीरियस हो जाता है काम के प्रति, कि एक जैसे कोई जिम्मेवारी है तो हम इसको पूरा कर कर और अपने जिम्मेवारी को ख़त्म करेंगे, है कि नहीं? वह सामने खड़ा था और आंखों की बुरी तरह मलका रहा था। ठीक है, मतलब यह बहादुर के बारे में बात कर रहा है कि वह सामने खड़ा था लेखक का, और अम, अपनी आँखों को मलकाता है। जैसे आँख मलकाना, जैसे बच्चे को हम देखते हैं कि आँख मलकाते हैं, है कि ना? उस प्रकार ये बहादुर जो था वह आँख को मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र था। कितना वर्ष की उम्र था? 12-13 वर्ष की उम्र था। ठिकना चकट शरीर था और रंग गोरा, चपटा मुँह था। अब आपको एग्जाम में पूछता है कि बहादुर का आप शारीरिक वर्णन कीजिए, तो हम कहेंगे कि 12-13 वर्ष की उम्र का लड़का था, है कि ना? ठिकना चकट शरीर था और रंग गोरा था। और सफ़ेद लेकर आधी पा के सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। और जो बहादुर था वह आधी लेकर का कमीज, है कि ना, सफ़ेद कमीज और भूरा रंग का जूता पहने हुआ था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। स्काउट जैसे आप देखते हैं, स्काउट गले में रुमाल की तरह, जैसे आजकल फैशन में लड़के बांधते हैं, उसी प्रकार वह जो बहादुर था वो अपने गले में स्काउट बना हुआ था। ठीक है, उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे, क्योंकि नया नया माहौल था, घर में नौकर आया हुआ था बहादुर, जिसको हम बाद में हम लेखक के घर का नौकर होता है तो उसको बारे में बताएंगे। तो उसको सारे घर के लोग जो है सदस्य उसको घेर कर खड़े होते हैं। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती तो कभी मुझको और कभी अपने भाई को। अब देखिए, निर्मला जो है वह लेखक की पत्नी है। ठीक है, तो वह कभी लेखक को देखती थी एक तरफ, तो एक तरफ अपने भाई को, जिसने बहादुर को लेकर आया था। तो कभी उस बच्चे को जो यहाँ आया था नौकरी के लिए, यानी बहादुर को देखती थी। निश्चय ही वह वंश पंच बराबर हो गई थी। मतलब वह सबको समान दृष्टिकोण से देखती थी, तब कभी बच्चे को देखती थी तो कभी यानी कभी बहादुर को, तब कभी अपने हस्बैंड यानी लेखक साहब को देखते थे, तो कभी अपने भाई को देखते थे जो उस बहादुर को लेकर आया था। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, मतलब लेखक के साला साहब यानी निर्मला के भाई जी उस लड़के को लेकर आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, और इनके जितने सारे सभी भाई और रिश्तेदार थे रिलेशन का, सब अच्छे ओहदा पर थे, मतलब सब अच्छे पोस्ट पर थे। और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब भी जाते थे वहाँ उनके यहाँ किसी शादी या फंक्शन में, तो वहाँ देखते थे कि उनके यहाँ नौकर आते थे। मैं जब भी बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। और जब भी चूँकि यह मतलब लेखक साहब अपने परिवार यानी निर्मला के साथ कहीं अलग रहते थे, तो जब भी ये शादी में बहन की शादी में जाते थे घर, तो वहाँ नौकरों का सुख देखते थे। मेरे दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चरपैया तोड़ती थी। निर्मला का मतलब कि कह सकते हैं लेखक की दोनों भाभी जो है वह बैठकर चरपैया तोड़ती थी, मतलब कि गपशप करती थी।
जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता है। बेचारी निर्मला को सुबह से लेकर शाम तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। अब चूंकि निर्मला भी शादी में गई थी, है कि ना, तो वहाँ से नौकरों का सुख देखी, है कि ना, नौकर रखने पर आदमी को कितना सुख होता है। तो वह जब वापस अपने घर आई फिर रिटर्न मतलब शादी के बाद, तो दोनों जून मतलब सुबह और शाम दोनों लेखक को परेशान करने लगे कि नौकर रखना जरूरी हो गया घर में। उसकी तरह अभागिन और दुखी स्त्री और कोई भी इस दुनिया में होगी, वो कहती थी जैसे और महिलाएं लोग कहती है कि हमारे जैसा कोई अभागिन या दुखिया कोई इस दुनिया में होगी, उसी तरह निर्मला भी कहती थी कि हमारे जैसा कोई अभागिन और दुखिया कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। मतलब वे लोग दूसरे होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। पहले साल साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाना पड़ा। ठीक है। एक वह नेपाली था। मतलब जब बहादुर आया था घर में तो पहले साल तक उसका जैसे नया कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो उसको जिस तरह प्यार करते हैं, उसमें इस सारांश को आप इसमें देखिएगा, उसको लिखा हुआ है लेकिन बाद में उसका कुछ हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो वह एक नेपाली था। क्या था नेपाली था, क्योंकि बहादुर नेपाल का था, नेपाली था, जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पड़ता था। बिहार और नेपाल का जो सीमा पड़ता है उसका बॉर्डर पर इसका गांव था। ठीक है। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। मतलब उसके पिताजी थे बहादुर के, वो युद्ध में मारा गए थे। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। और बहादुर का जो माँ थी वह संपूर्ण परिवार की भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। बहादुर की माँ बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। ठीक है। अब 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 यहाँ जान चुके हैं कि आप एग्जाम में कंपेटिटिव के लिए कंप्लीट कीजिए ऑब्जेक्टिव को कि नेपाली कैसा मतलब कहाँ का था, उसका घर कहाँ था। तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर उसका घर था। उसके बाबूजी थे, उसके पिताजी फादर, वह युद्ध में शहीद हो गए थे। और उसकी एक सिंगल वो माँ के साथ रहता था। और माँ जो थी वो बड़ी गुस्सैल थी, तो वह हमेशा इसको पिटाई कर देती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। और माँ चाहती थी कि बहादुर को लड़का जो है तो वह काम में हाथ बटाए, है कि ना। जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था, लेकिन वह घूमने के लिए पहाड़ पर जंगलों में चला जाता था। और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले के हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता था। और पहाड़ों पर जंगलों पर चला जाता था और पेड़ पर चढ़कर चिड़ियाओं के घोंसले से चिड़िया बच्चे उनके निकाल लेते थे, अंडा फोड़ देता था, है कि ना। और फल तोड़ तोड़ कर खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। कभी कभी वह पशु को चराने के लिए यानी जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे पशु। उसने एक बार उससे भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। और एक बार बहादुर जो है अपनी माँ को जो जिससे बहुत लगाव था जिस भैंस से, उस भैंस को बहुत पिटाई कर दिया। ठीक है। अ, और इसलिए जिससे वो बहुत चिढ़ता था और माँ उसको चूंकि बहुत स्नेह करती थी इसलिए वो उस भैंस से बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली गई। जैसे ये मार खाया मतलब बहादुर उसको पीटा भैंस को, तैसे वह मतलब भागते भागते माँ के पास चली गई, जो कुछ देर दूर पर खेत में काम कर रही थी। और माँ जो है वह कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी। बहादुर जो है भैंस चराने के लिए गया और भैंस को पिटाई कर दिया। तो वह भैंस जो है भागी भागी माँ के पास पहुँचा, जो कुछ दूर पर काम कर रही थी खेत पर। ठीक है। माँ का माथा ठनका, चूंकि काम कर रही थी तो दिमाग, चूंकि वो उसे भैंस को बहुत स्नेह करती थी तो तो उसका दिमाग ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा, ये सोच रही है कि बताइए कि वो वहाँ चल रहा था तो अब बिना कुछ किए हुए कैसे वहाँ यहाँ आएगा भागकर। जरूर लौंडे ने इसे काफ़ी मारा है, ये मतलब गेस करती है कि जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक लठ से उसकी दुगुनी पिटाई की। ठीक है। लेकिन अब इसकी निर्मला की माँ सॉरी बहादुर की माँ जो है वो सोचती है कि जरूर लड़का ने मारा होगा, लवंडे ने मारा होगा। तब काल्पनिक अनुभव करती है, अपना से अनुभव कर कर यानी हाइपोथेटिकल लगाती है दिमाग। और उस जब लड़का आता है बहादुर घर तो उसको अनुमानतः मतलब एक डंडे से दुगुनी पिटाई करता है, जितना भैंस को पड़ता है उससे दुगुना पिटाई पड़ता है। और उसकी वही कर रहा था, वह छोड़कर घर लौट गई। और बाद में उसको वही करा रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था और घर लौट गई। लड़के का माँ से मन फट गया और लड़का का माँ से मन फट गया। मतलब अब लड़का का मन जो है वह माँ से खिन्न हो गया, दुखी हो गया। और रात भर जंगल में छिपा रहा।
रात भर वह बेचारा घर गया नहीं, रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने के आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। और सवेरे जैसे होने भोरवा हुआ उस समय वह किसी तरह घर के अंदर घुसा और चोरी चुपके से घुस गया। फिर उसने घी के हड्डिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। ठीक है, वैसे जैसे मतलब अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तक हड्डिया में टांग कर, या जिसको शिखर बोलते हैं अपने बिहार में, तो वहाँ मतलब कि उसे पैसा रखा जाता था, तो उसमें से पैसा हड्डिया में निकाल कर और वह अंत में 9 11 हो गया, मतलब वहाँ से घर से भाग गया। ठीक है, वहाँ से 6 मील दूर पर बस स्टेशन था और उसके घर से 6 मील दूर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी, गोरखपुर जाने वाली बस खड़ी थी। चूँकि वहाँ से 6 मील दूर था बस स्टेशन। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। अब लेखक कह रहा है कि क्या तुम्हारा क्या नाम है जी? दिल बहादुर साहब। अब लेखक को बताया वो बहादुर जो है, मतलब अब यहाँ के बीच में वह चर्चा था उसके बारे में, बहादुर के ऊपर चर्चा था। और अब यहाँ जब लेखक के घर पहुँच गया बहादुर, उसके बाद यहाँ बात हो रही है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने पूछा, मतलब लेखक ने कहा, तो यह समझते सहते सहज भाव बता दिया कि दिल बहादुर साहब। ठीक है, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी, एक बहुत मिठास भरा हुआ था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी, मतलब क्या उसको प्रोहिबिशन यानी निषेध दिए थी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। मतलब शायद लेखक जो थे वह चूँकि कल्पना इस तरह किया गया है, इस कहानी का लेखक इस तरह लिखा गया है, लेखक ने इस तरह लिखा है कि जब बहादुर, हम आगे वर्णन करेंगे इस बात को, कि घर से जब वापस यहाँ नौकरी करते हुए जब लेखक के यहाँ से भाग जाते हैं, तब इसके बाद एक कहानी का वर्णन किया गया है। जिसके कारण कवि जो है, लेखक जो है, बहुत सारे बातों को कल्पना के तौर पर उनको याद नहीं रहता है स्पष्टता, तो कि हम क्या क्या हिदायत दिए थे कि सही से काम करो, अपना ही घर समझो, है कि ना, और अच्छे काम करोगे तो बन जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, ये सब हिदायत दिए थे। तो उनको पूरी तरह याद नहीं था, है कि ना। इस घर में नौकर चाकर का बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता था, ये सब हिदायत दिए थे। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा, घर के और लड़के की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मतलब लेखक साहब कहते थे कि देखा, यहाँ रहबा तो घर में पढ़ लिख जाएगा और लड़का की तरह, है कि ना, अपना ही घर समझो, है कि ना। ये सब बता रहे थे, उसको हिदायत दे रहे थे। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले, और कुछ जो व्यवहारिक उपदेश होता है वह लेखक की पत्नी ने दे दी। ठीक है, इस मोहल्ले में बहुत अच्छे तुच्छ लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। ठीक है, और वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी के यहाँ काम करे, मतलब हिदायत देती। इसकी पत्नी भी, निर्मला जो थी लेखक की पत्नी, वो भी हिदायत दे दिए थे कि देखा, गांव में बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं, ना आपको किसी के यहाँ जाना है और ना किसी का काम करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर खिसक अंदर खिसक जाना। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई कहता है कि अब बहादुर इधर सुनो, बाजार जाना है, कुछ सब्जी ला दो, है क्या, तो बाजार कहता है कि अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, घर में खिसक जाना। उसको घर के सभी लोगों को सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। और बताया कि देखा, घर के सभी प्रत्येक सदस्य से आपको तमीज़ से और सहज भाव से बोलना चाहिए। अच्छी बात है, और बहुत सी बातें सिखाई निर्मला ने। ठीक है, अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। ठीक है, और इतना ही हम रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो टॉपिक है, आगे टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला आने वाला जो एपिसोड है, मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, चूँकि लॉकडाउन का समय है, तो आप सभी की पढ़ाई कोचिंग संस्थान की बाधित हो गई है होगी, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।